प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा परिवार और मित्र वाला टॉपिक। कल के टॉपिक में मैंने आपको एनवायरनमेंट के एक सिलेबस के बारे में बताया था कि एनवायरनमेंट में आपको ईवीएस में क्या पढ़ना है, 15 नंबर के कंटेंट में आपको क्या पढ़ना है, 15 नंबर के पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है। और जो 15 नंबर का कंटेंट है उस 15 नंबर के कंटेंट के अंतर्गत हमारे और आपके ये 6 टॉपिक हैं, जिन 6 टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। उन 6 टॉपिक्स में से जो आपका पहला टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, जिसमें संबंध यानी रिलेशनशिप, काम और खेल यानी वर्क एंड प्ले, ये 3 चीज़ें भी उसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसको हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी के साथ में, पूरे एकदम कंटेंट के साथ में इसको हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल। पूरी थ्योरी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक एक चीज को एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो पहला एक पॉइंट ये है जो हमारे दिमाग में आता है कि परिवार क्या है, व्हाट इज फैमिली। तो ध्यान रखना, अगर हम बात करेंगे, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से मिलकर बना हुआ है। फैमिली शब्द किससे बना भैया? तो फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से मिलकर के बना हुआ। द वर्ड फैमिली इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेमुलस, यानी जो परिवार शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से मिलकर बना है? तो फेमुलस वर्ड से मिलकर के बना है। पहली बात तो आप ये याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तथा जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है। सीटेट में एक बार यहाँ से ये वाली लाइन सीटेट के पेपर में पूछी गई है कि परिवार में रक्त संबंध पाया जाता है क्या? तो जी हाँ, परिवार में क्या होता है? रक्त संबंध पाया जाता है। ब्लड रिलेशन आर फाउंड, ब्लड रिलेशन आर फाउंड। तो फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन इन विच ऑल पीपल टेक केयर ऑफ ईच अदर, ऑल पीपल टेक केयर ऑफ ईच अदर, यानी ऐसा नहीं है परिवार में एक ही व्यक्ति नहीं होता है। जैसे अक्सर करके आपने अपने घर परिवार में, गांव में या दूर दराज रिश्तेदारी में सुना होगा कि परिवार में जब सब लोग काम करते हैं, सब लोग एक दूसरे की बात करेंगे तो अच्छी तरह चलता है। अब कोई एक व्यक्ति अगर सारे कामों को करता है तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं। अक्सर करके आपने सुना देखा होगा, अक्सर करके आपने इन चीज़ों को देखा भी होगा। तो एक्चुअली में परिवार क्या है? तो परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और उनमें रक्त संबंध पाया जाता है। परिवार कौन सी भाषा का शब्द है? ध्यान रखना। तो परिवार एक जो है कि भैया लैटिन भाषा का शब्द है। परिवार कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का वो शब्द क्या भैया? फेमुलस जो है कि लैटिन भाषा का शब्द है। इस बात को याद रख लीजिएगा। अब हमने कहा कि भैया परिवार क्या है, पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ गया कि भैया परिवार जो है कि भैया एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को ध्यान में रखते हैं, जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है। परिवार लैटिन भाषा के फेमुलस वर्ड से मिलकर बना है, ये बात आप समझ गए। लेकिन अब इसको हमको समझना है कि भाई परिवार के जो परिवार शब्द है हमारा, ये परिवार जो शब्द है हमारा, इस परिवार शब्द के 2 प्रमुख अर्थ होते हैं। ध्यान रखना, द वर्ड फैमिली हैज 2 मेन मीनिंग। कितने? 2 प्रमुख शब्द होते हैं परिवार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो इसका संकुचित अर्थ होता है। ध्यान रखना, क्या होता है भैया? एक इसका संकुचित अर्थ होता है जिसको हम लोग इसका नैरो मीनिंग कहेंगे। ध्यान रखना, जो इसका एक दूसरा जो इसका एक अर्थ होता है, ध्यान रखना भैया, अगर उस दूसरे अर्थ के बारे में बात करेंगे तो वो इसका एक व्यापक अर्थ होता है। क्या होता है? व्यापक अर्थ होता है, जिसको हम लोग इसको ब्रॉड सेंस में कहेंगे। यानी परिवार शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है संकुचित शब्द, एक होता है भी हमारा व्यापक शब्द। जैसे अगर हम परिवार के एक संकुचित शब्द की बात करेंगे, जैसे भैया, तो परिवार में कुछ लोग आपने देखे होंगे भैया काम करते हैं भैया, जैसे नौकर है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक परिवार का सदस्य है। तो अगर हम बात करेंगे कि परिवार का एक संकुचित अर्थ क्या है, तो नौकर कह सकते हो आप। नौकर क्या भैया? जो सर्वेंट है आपका, वो सर्वेंट क्या आपका? वो परिवार के अंतर्गत ही तो आता है। तो यानी ये परिवार का एक संकुचित अर्थ है, यानी कह सकते हैं कि ये परिवार का एक सिमटा हुआ अर्थ है। ये परिवार का एक जो है क्या भैया? तो ये परिवार का एक सिमटा हुआ अर्थ है ना। ये क्या भैया? परिवार का एक सिमटा हुआ अर्थ है, संकुचित अर्थ है परिवार का, याद रखना भैया। लेकिन अगर हम कह दें भैया कि व्यापक अर्थ क्या हो जाएगा भैया, यानी इसका ब्रॉड मतलब क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं भैया कि परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भैया कि परिवार जो है, ध्यान रखना, परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है भैया।
प्राइमरी यूनिट है सोसाइटी के। गांव में पूछा जाता है जब आप जाते हैं, जैसे मैं अक्सर करके पिछले 8-10 साल से शहर में रह रहा हूँ, तो जब मैं गांव में जाता हूं तो अक्सर करके बड़े बुजुर्ग नहीं पहचान पाते, नहीं देखते, तो वो कहते हैं कि लल्लू कौन को लल्लू तू, तो वो कहते हैं कि साहब के लाला तेरे पापा को नाम का है, कि साहब श्री हरिओम भारद्वाज पापा का नाम है। अच्छा अच्छा लल्लू, वो जो कोल्ड में ऑपरेटर रहेगा तू उनको छोड़ा आएगा? बोले हाँ जी। तो ज्यादा को जो बड़े बुजुर्ग हो या दूसरे आन गांव के जो व्यक्ति हैं, वो अगर हमारे पिताजी को थोड़ा कम जानेंगे तो बाबा के नाम से जाने। लल्लू कौन को नाती है तू? तो कहते हैं साहब भोरे नथाराम भारद्वाज को नाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, भोरे जी को नाती है तू, तो पहचान जाते हैं। मतलब परिवार क्या है? समाज की एक प्राथमिक इकाई है, प्राइमरी लेवल पर लोग इसी से जाने जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें माता पिता और उसके विवाहित तथा अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं। ये समझने वाली बात है, ध्यान रखना भैया। अगर बात करेंगे तो इसमें माता पिता और उनके विवाहित तथा अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? विवाहित तथा अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं। और सीटेट में यहाँ से सवाल पूछा भी गया है, विवाहित अविवाहित को लेकर के ध्यान रखना। तो विवाहित बच्चे भी पाए जाएंगे परिवार में और अविवाहित बच्चे भी पाए जाएंगे, यानी मैरिड जो चिल्ड्रन है उनके और अनमैरिड चिल्ड्रन है वो भी दोनों ही उसमें पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जिस चीज के बारे में बात करें, यहाँ पर जो है कि हम परिवार के एक व्यापक अर्थ के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों बच्चे पाए जा रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन दोनों ही जितने भी इस परिवार में जो सदस्य हैं वह अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया? यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें सभी सदस्य अपने उत्तरदायित्वों इसमें सभी सदस्य जो है भैया अपने उत्तरदायित्वों, अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों का निर्वहन करते हैं। अपने उत्तरदायित्व हो जाएंगे, अपने कर्तव्य हो जाएंगे, ध्यान रखना है ना, अपने अधिकार हो जाएंगे, अधिकारों का निर्वहन करते हैं। क्या करते हैं भैया? अपने अधिकारों का निर्वहन करते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? ये परिवार का एक ब्रॉड एरिया हो जाएगा। यह परिवार का एक क्या हो जाएगा भैया? विस्तार वाला अर्थ हो जाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं भैया? यह परिवार का एक व्यापक अर्थ हो जाएगा। तो आई होप अब आप यहाँ पे समझे होंगे कि परिवार शब्द के दो प्रमुख अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। द वर्ड फैमिली हैज टू मेन मीनिंग्स, दो अर्थ होते हैं। उन दो अर्थों में पहला तो एक संकुचित अर्थ है, दूसरा एक व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। इसमें माता पिता, विवाहित और अविवाहित दोनों बच्चे रहते हैं। इसमें परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करते हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए, तो व्यापक अर्थ में या तो मैंने कहा कि परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। इसमें माता पिता, उसके विवाहित और अविवाहित बच्चे पाए जाते हैं। इसमें सभी सदस्य अपने कर्तव्यों, अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। आपने कहते हो सुना होगा भैया कि जो कर्तव्य है, ध्यान रखना, कर्तव्य कहते हैं भैया कि जैसे पिता का काम क्या है भैया? तो पिता का काम ये परिवार में है कि भैया कि वो बच्चों के, वो परिवार के जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए, उनके लिए उपभोग के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है उनका इंतजाम करे। बच्चों का जो अधिकार है वो बच्चों का एक अधिकार है भैया, उनका पालन पोषण बढ़िया हो सके, उनको एक अच्छी और परिवार की जरूरत के हिसाब से शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। जो उत्तरदायित्व, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार के अन्य सदस्यों का, वो उनका पालन करे भैया। पिता का काम कर और जो है पैसा कमा करके लेकर के आना है, और माता का काम अलग है, घर में बच्चों का काम अलग है। तो उन तरीके से जब सब लोग परिवार में उस तरीके से करते हैं तो वह एक अच्छा परिवार माना जाता है। वह क्या माना जाता है भैया? वह एक अच्छा परिवार माना जाता है। तो हम अब तक समझ गए परिवार क्या है, परिवार के दो अर्थ समझे परिवार का। अब हम समझेंगे सामान्य अर्थ और परिवार की विशेषताएं क्या है, ध्यान रखना। अब हम समझेंगे जनरल मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। किसी भी परिवार की क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी उसको थोड़ा समझेंगे, ध्यान रखना। पहली बात है, हमने कहा कि परिवार एक सामाजिक संस्था है। फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल की जानकारी, समाज की जानकारी, परिवार एक सामाजिक संस्था। इसका अर्थ क्या समझना? समाज की जो जानकारी है, सबसे पहले
समाज की सबसे पहली जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? तो समाज की सबसे पहली जो जानकारी आपको मिलती है परिवार से ही मिलती है, ध्यान रखना है। जैसे मैंने कल की क्लास में भी आपको एक चुटकुले के माध्यम से सिखाया था भैया, क्या सिखाया था कि आपका परिवार कैसा है उसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ेगा। आपके परिवार का समाज कैसा है? जी हाँ, परिवार के अंदर भी एक समाज होता है। समाज क्या है? रहने सहने का, रहन सहन का एक तरीका ही तो है समाज में। तो आपके परिवार के रहन सहन का तरीका कैसा है? जो मैंने कल आपको चुटकुला बनाया था कि एक बच्चा जो स्कूल में लेट हो गया, छोटा बच्चा, उसकी मैडम ने पूछा भाई क्यों लेट हो गए? तो उसने पूछा, कहा कि मैडम मेरा एक जूता पापा के हाथ में था, एक जूता मम्मी के हाथ में था, मेरे जूते नहीं मिल रहे थे। तो अब ऐसा अगर परिवार का ऐसा योग हुआ कि इस तरीके से, तो आप देख लीजिए फिर आपके बच्चे पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा किस तरीके से हो रहा है ये भी एक प्रकार से आपके परिवार पर निर्भर है। परिवार एक सामाजिक संस्था है, इसमें बच्चे का जन्म, उसका विकास, उसका अंत सब कुछ होता है। अ चाइल्ड्स बर्थ, डेवलपमेंट एंड डेथ टेक प्लेस इन द इंस्टीट्यूशन। तो जो परिवार जो हमारे समाज का हिस्सा है उसी में ध्यान रखना भैया, परिवार में ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का विकास होता है और बच्चे का अंततः मृत्यु जो जीवन का एक अटल सत्य है तो वह भी एक परिवार का ही हिस्सा है, ध्यान रखना भैया। ठीक है भैया, चलिए, यानी टू बर्थ टू और जो है कि डेथ तक का सब कुछ यहीं पर ध्यान रखना। कहते हैं ध्यान रखना कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ यहीं से मिलता है। द चाइल्ड गेट हिज फर्स्ट लेसन ऑफ सोशलाइजेशन फ्रॉम हेयर। कहते हैं कि बच्चे को जो समाजीकरण का जो पहला पाठ है, समाजीकरण का मतलब क्या है? समाज के अंदर की जो चीजें हैं, सारी चीजें, वो सबसे पहले उसको जो पाठ मिलता है। तो बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से मिलता है भैया? तो परिवार से ही बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। फैमिली इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन। तो परिवार क्या है भैया? एक शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन होता है। क्या होता है भैया? अनौपचारिक साधन होता है। अब ये अनौपचारिक साधन क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। शिक्षा के दो साधन बेसिकली हमको देखे जाते हैं। एक तो होता है औपचारिक, जिसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं, एक होता है जिसको हम लोग अनौपचारिक कहते हैं, जिसको हम लोग इनफॉर्मल कहते हैं। तो शिक्षा का ध्यान रखना, दो हो जाएंगे, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या, ध्यान रखना, शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा है, निश्चित स्थान यानी फिक्स्ड प्लेस, निश्चित समय फिक्स्ड टाइम, निश्चित पाठ्यक्रम फिक्स्ड सिलेबस, विषय विशेषज्ञ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, एजुकेशन गिवन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। वो क्या है? शिक्षा की एक औपचारिक शिक्षा है। आप स्कूल में जाते हो भाई, कहा एक कमरा आपका स्कूल का है, जिस कमरे में एक सीट आपकी है, तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा भैया आपका, क्या हो जाएगा? निश्चित स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित स्थान हो जाएगा। निश्चित समय, आपका स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, दोपहर के 2 बजे तक आपका स्कूल है। समय कैसा हो गया? निश्चित हो गया। निश्चित पाठ्यक्रम हो गया, जो बुक्स हैं आपकी, वो बुक्स जो आपको पढ़नी है, जो आपने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, वो निश्चित बुक्स हैं। उन बुक्स का एक स्पेशल टीचर है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ईवीएस का टीचर हूं, एसएसटी का टीचर हूं, सोशल स्टडीज का टीचर हूं। विषय विशेषज्ञता है, मतलब वो सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट हूं, उसके द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। मेरी जगह जो स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो यह जो स्कूली शिक्षा है, ध्यान रखना, जो आपकी जो स्कूली शिक्षा है मेरे प्यारे साथियों, वह कैसी हो जाएगी? तो वह एक औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। जो आपकी स्कूली शिक्षा है वो कैसी हो जाएगी? तो वह एक स्कूली शिक्षा आपकी एक औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। इस बात को याद रख लीजिएगा। कैसे हो जाएगी भैया? तो वह एक औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा की बात करेंगे, जन्म से मृत्यु तक की जो शिक्षा है, एजुकेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो स्कूली शिक्षा से बाहर की चीजों में, समाज में रह करके आप जिन चीजों को सीखते हो, जन्म से लेने के बाद मृत्यु तक आप बहुत सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। औपचारिक शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट एक अलग है। बात क्लियर भैया? जैसे औपचारिक शिक्षा तो हमने ले ली, अच्छी अच्छी डिग्रियों में हम पढ़ ले ली हमने, अच्छे यूनिवर्सिटी से हम पढ़ कर आ गए। तो लेकिन गांव में आपने कहते हो सुना होगा कि बेटा तुम पढ़े तो हतो पर गुने ना हो, का पढ़े तो हतो पर गुने ना हो। तो ये जो शब्दावली है ये उनके लिए कहती है जिनके पास में अनौपचारिक शिक्षा नहीं है। आपका व्यवहार कैसा होगा, बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, परिवार की देखभाल करना भैया, है ना। तो ये अनौपचारिक शिक्षाएं जो आप स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी। अब आपको अपने दादाजी के सुबह से उठ करके पैर छूने चाहिए, अपने माताजी पिताजी के सुबह उठ करके पैर छूने चाहिए। यह जो शिक्षा ये स्कूलों में नहीं बताई जाएगी, यह शिक्षा आपको आपकी सोसाइटी सिखाएगी, यह शिक्षा आपको आपका समाज सिखाएगा। वहां से आपको इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? बताओ भैया। तो ये क्लियर है भैया। तो शिक्षा के दो प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा।
ध्यान रखना। तो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो आप यहाँ पे स्कूलों में सीख रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपकी इस तरीके से चल रही है, याद रख लीजिएगा। कहते हैं कि परिवार के बहुत सारे अन्य नाम हैं, ध्यान रखना। जैसे इसको पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं। सवाल सीटेट के पेपर में पूछा भी गया है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ध्यान रखना, इसे ही कहते हैं। इसको शिक्षा का पूर्व केंद्र भी कहते हैं, प्री सेंटर ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, शिक्षा का पूर्व केंद्र भी कहते हैं, ध्यान रखना भैया, क्या कहते हैं, शिक्षा का पूर्व केंद्र कहते हैं इसको। परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माता होती है। इन द फैमिली द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड हिज मदर। परिवार में बच्चे का प्रथम गुरु कौन है भैया, उसकी माता होती है। वाई मदर इज, माता ही क्यों, क्योंकि भैया परिवार में माता ही उसको चीजों को सिखाती है। क्यों, क्योंकि अक्सर करके यह जो परिवार हमारा टॉपिक है, इसके अनुसार वैसे भी समाज में अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए या कुछ प्रतिशत चीजों को छोड़ दिया जाए, तो अक्सर करके देखा जाता है कि जो पुरुष हैं, उन पुरुष का काम क्या है भैया, उन पुरुषों का काम है बाहरी कार्य करना या पैसा कमा करके लाना, ये इत्यादि काम है। लेकिन महिलाओं का जो काम है, और मैं महिलाओं की जगह माता शब्द लिख दे रहा हूं तो अच्छा रहेगा, माताओं का जो काम है वो है भैया घर को अंदर के घर के सारे काम करना, घर के सारे कार्य करना भैया, बच्चों की देखभाल करना भैया। और देखभाल करना यहाँ पे इसका भी अर्थ बहुत गहरा है। केवल इतना ही काम नहीं है माता का कि घर के सारे काम करना, बच्चों की देखभाल करना। घर को एक तरीके से जिसको कहते हैं कि अगर घर की स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर स्त्री चाहे तो उसी घर को क्या बना सकती है भैया, नर्क भी बना सकती है। ये उस स्त्री के हाथ में ही है। अगर यही माता पिता लाड़ प्यार में अपने बच्चे को बिगाड़ करके यही उसका भविष्य गड्ढे में डाल सकती है, और यही माता पिता इसको डांट फटकार के यही उसका भविष्य जो है भैया स्वर्णिम चीजों में भी लिखवा सकती है। ये सारे काम माता के होते हैं। आप परिवार में कई एग्जाम्पल देखते होंगे, आपके घर परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में कई माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को लाड़ प्यार में बहुत जाओ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को लाड़ प्यार मत करिए। बच्चा 3 साल 4 साल तक का, जब तक बच्चा छोटा है, और खूब उसको लाड़ प्यार करिए। लेकिन बच्चा जब 5 साल का हो जा रहा है, चलने फिरने लग जा रहा है, बोलने लग जा रहा है, स्कूल में जाने की प्रक्रिया उसकी शुरू हुई है, तब फिर आपको वहां पे लाड़ प्यार बच्चे को नहीं दिखाना है। फिर आपको वहां पे बच्चों को लाड़ प्यार सिखाना है। मतलब बच्चों को लाड़ प्यार नहीं, उसको चीजों को सिखाना है, देश दुनिया की जानकारी को बताना है, चीजों को टाइट करके रखना है, उसको एक नियमों में बांध करके रखना है ना। क्योंकि गांव में कहावत कहते हुए कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, कपूत यानी बेकार बेटा है, तो धन को संचय करने से कोई फायदा नहीं। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र आपका अच्छा है तो धन की संचय करने की जरूरत नहीं, वो तमाम कमा डालेगा। और अगर पूत कपूत है तो आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो 2 मिनट में उड़ा देगा। तो जरूरत क्या है, बच्चे की शिक्षा पे ध्यान देना। तो अक्सर करके ये काम किसका होता है, हमारी माता का होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, बच्चे की प्रथम गुरु कहलाती है, फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड हिज मदर। इस बात को आप समझ गए होंगे। ये सब जितनी भी मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, ये जितनी भी मैं आपको भाषा पढ़ा रहा हूं, जितना भी मैं आपको चीजों को अपनी तरफ से लिख करके बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट आपके पेपर में आएगा। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चीजों के एकदम ढंग से चीजों को समझिएगा। परिवार में एक आपसी सहसंबंध होता है, देयर इज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द फैमिली। परिवार में क्या होता है, परिवार में एक आपसी सहसंबंध होता है, याद रखना भैया। परिवार में उत्तरदायित्व पाया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज फाउंड इन द फैमिली। कहते हैं तुम कौन सा अपना उत्तरदायित्व का पालन कर रहे हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, पिता का ये काम है, माता का ये काम है, बच्चों का ये काम है, बाबा का ये काम है, दादा का ये काम है, दादू का ये काम है, दादी का ये काम है ना। तो ये भैया क्या है, ये उत्तरदायित्व जिनका निर्वहन करते हैं। कहते हैं परिवार में परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है, अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन इज फाउंड इन द फैमिली। तो परिवार में क्या होता है, तो परिवार में परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है। ध्यान रखना, क्या पाई जाती है भैया, परिवार में कैसी भावना पाई जाती है, परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है। जैसे परिवार में आपने देखा होगा, जो बालक है उसका और उसके अपने दादा का, जिसको गांव की भाषा में बाबा भी कह देते हैं, तो दादा का उसकी जो दादी है उनके लिए एक विशेष स्नेह होता है, एक विशेष प्रेम होता है बच्चों के लिए भैया। दादा दादी का कहते हैं कि जो दादा दादी का
उसका जो साथी है वो माना जाता है कि उसका जो नाती है, जो नाते ने यानी जो उनके बच्चों के जो बच्चे हो रखे हैं उनके साथ में, तो एक विशेष प्रेम होता है, विशेष स्नेह होता है। आपने अक्सर करके चीज़ों को देखा होगा। और मैं सच कहूँ, जिसको अपने दादा दादी का प्यार मिला, जिसको अपने बाबा का प्यार मिला, वो बड़ा ही भाग्यशाली है। ये हो सकता है कि मतलब ये हमारा आप जो भी भविष्य परमात्मा ने लिखा कि जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले ही, काफी समय पहले ही हमारे बाबा जी का, यानी जिनको आप दादा कह रहे हैं, हमारे पिताजी के पिताजी, उनका देहांत हो गया था। हमारी जो दादी जी है ना, जिनको हम लोग अम्मा कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, मम्मी, और उनकी जो सास है यानी हमारी जो पिताजी की मम्मी हुई, उनको हम लोग अम्मा कह देते हैं। शहर में उसके लिए दादी कॉन्सेप्ट चलता है। तो वो भी जब मैं 3-4 साल का था, मेरे ख्याल से 5-6 साल का था, तब उनका भी और जो है कि स्वर्गवास हो गया। तो वो लाड़ प्यार हमको तरीका नहीं मिल पाया जो दो दादा दादी का, अम्मा बाबा का जो प्यार होना चाहिए। लेकिन आप में से जिनको भी मिला होगा वो वाकई में 100 लकी व्यक्ति होंगे, है ना। तो चीज़ों को समझना होगा। तो लेकिन परिवार में क्या होता है, परिवार में एक परस्पर स्नेह की भावना पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे परिवार के कुछ कार्य होते हैं, फैमिली के कुछ फंक्शन होते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा भैया कि परिवार के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे परिवार के कार्यों को लेकर के एक मनोवैज्ञानिक है मैकाइवर एवं पेज का आपने नाम सुना होगा। तो एक मनोवैज्ञानिक है मैकाइवर एवं पेज नामक समाज शास्त्र ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में परिवार के 2 कार्य बताए। कौन सी पुस्तक है भैया इनकी? तो इनकी एक पुस्तक है एन आउटलाइन ऑफ फैमिली में परिवार के 2 कार्य बताएं। कितने बताएं भैया? परिवार के 2 कार्य बताएं, ध्यान रखना। सोशियोलॉजिस्ट नेम्ड मैकाइवर एंड पेज हैव डिस्क्राइब्ड 2 फंक्शन ऑफ द फैमिली इन देयर बुक एन आउटलाइन ऑफ फैमिली। कौन सी भैया? तो एन आउटलाइन ऑफ फैमिली उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने परिवार के 2 काम बताए। कौन कौन से भैया? पहला होता है एक आवश्यक कार्य होता है जिसको हम लोग एसेंशियल फंक्शन कहेंगे। दूसरा अनावश्यक काम होगा, अननेसेसरी फंक्शन कहेंगे। तो हर एक परिवार के 2 काम होंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है भैया। Responsibilities of each family members, examples of role and responsibilities of each family member include, ये सब उसमें होते हैं, ठीक है भैया। चलिए, तो अब वो 2 कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, आवश्यक कार्य कौन से होंगे भैया, अनावश्यक कार्य कौन से होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे चीजों को समझेंगे, ध्यान रखना। जैसे जो आवश्यक कार्य हैं, जो एसेंशियल वर्क हैं, उसके अंतर्गत 2 आ जाते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? शैक्षिक व्यवस्था करना। एक परिवार की सबसे जरूरत है शिक्षा को बारे में ध्यान रखना है, शिक्षा के बारे में ध्यान रखना, शैक्षिक व्यवस्था करना। जो आपका बालक है, कम से कम आप एक परिवार में अगर किसी बालक का जन्म हुआ है तो उस बालक को या जितने भी उस परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जो उस परिवार के अन्य बालक हैं, बालकी हैं, बच्चे हैं, है ना, तो वो जो बालक हैं, जो अन्य सदस्य हैं, उनका जो इसेंशियल वर्क है परिवार का, वो है भैया उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये उनका ध्यान रखना भैया, ठीक है भैया। उनको शिक्षा भी कैसी भैया? उनको जो शैक्षिक व्यवस्था करनी है, उनको जो अन्य सदस्य हैं उनको शिक्षा जो उस तरीके से देनी है कि उनके अंतर्गत एक ऐसा व्यवहार विकसित हो जो समाज स्वीकृत हो, ऐसा निर्देश करें, उनको ध्यान रखना। इसका व्यवहार समाज स्वीकृत हो, इस बालक का जो ध्यान रखना, इसका व्यवहार समाज स्वीकृत हो, समझना, इसका व्यवहार समाज स्वीकृत हो, ऐसा निर्देश करें, ऐसा निर्देश करें। ये शिक्षा के उसी के अंदर आएगा। ये बहुत जरूरी है, कहते ना कभी अरे के परिवार में पता नहीं कैसे परिवार के लड़के हो लड़की हो, कैसे परिवार के बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये नहीं सिखाया, है ना, अक्सर करके आपने देखा होगा। तो ये आवश्यक कार्य में हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। दूसरा आर्थिक कारण, इकोनॉमिक सिस्टम, ये परिवार का एक जरूरी है, ये परिवार का एक बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान का जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्या भैया? कि भैया रोटी टाइम खाना इतना मिल जाए परिवार में, कपड़ा पहनने को मिल जाए, एक छत भी हो, एक मकान भी हो, ये जरूरी है, ये आवश्यक है, इतना तो होना चाहिए। अब मकान में कितना बड़ा बंगला है डजंट मैटर, वो अनावश्यक है। आपके पास पैसा है तो बनवाइए, लेकिन अगर आपके पास 2 कमरे भी हैं तो वो आपका मकान है। आप अगर कपड़े पहन रहे हैं, अब डजंट मैटर 5,000 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हैं, या आप 2,000 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हैं, या आप 100 रुपए की टी शर्ट पहन रहे हैं, या कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, अब आप कितने बड़े लग्जरी होटल में खा रहे हैं डजंट मैटर, आप रोटी चटनी भी खा रहे हैं, तो रोटी कपड़ा मकान एक परिवार की एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, जो एक आवश्यक कार्य एक परिवार का। दूसरा लैंगिक व्यवस्था, जेंडर सिस्टम भी परिवार का एक आवश्यक कार्य है। जेंडर व्यवस्था क्या भैया? प्रत्येक परिवार का दायित्व है भैया, ध्यान रखना। जेंडर व्यवस्था में क्या लिख सकते हैं भैया? प्रत्येक परिवार का दायित्व है, प्रत्येक परिवार का दायित्व है
प्रत्येक परिवार का दायित्व है कि समाज स्वीकृत तरीके से, समाज स्वीकृत तरीके से प्रत्येक परिवार का दायित्व ध्यान रखना कि समाज स्वीकृत तरीके से वैवाहिक अनुष्ठान करे और लैंगिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए। समाज स्वीकृत तरीके से वैवाहिक अनुष्ठान करे, वैवाहिक अनुष्ठान करे, वैवाहिक अनुष्ठान करे और लैंगिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए, लैंगिक व्यवस्था को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। ये किसका भैया? तो ये परिवार का ही तो काम है भैया, ध्यान रखना। हमारे यहां पर भारत में ध्यान रखना, विवाह को वैवाहिक अनुष्ठान का नाम दिया गया। ये एक अनुष्ठान है, विवाह को एक अनुष्ठान बनाया गया है। तो प्रत्येक परिवार का दायित्व है कि समाज, लेकिन वैवाहिक अनुष्ठान जो कैसा भी है वो समाज स्वीकृत तरीके से हो, जिसको आजकल शहरों में जिसको लिव इन रिलेशन जो कहा गया है कि लड़का लड़की शादी से पहले साथ में रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और जिसमें शारीरिक संबंध बनाए जाएंगे, सारी चीजों को उस तरीके से जिया जाएगा जिस तरीके से परिवार के साथ जिया जाएगा। तो वो जो है, अगर उसको कह रहे हैं कि वो भी जो लिव इन रिलेशन है कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं, वो आपका वैवाहिक अनुष्ठान नहीं है, वो समाज स्वीकृत तरीके से नहीं है। क्योंकि हमारे यहां पर विवाह को जो कहते हैं ना 16 संस्कार जो व्यक्ति के होते हैं, उनमें से एक वैवाहिक संस्कार भी है, उनमें से माना जाता है। 7 फेरे लेकर के जो विवाह होता है उसके बारे में कहा जाता है, और उसमें भी लैंगिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। लैंगिक व्यवस्था का मतलब संतानोत्पत्ति की जाए, यह परिवार का एक आवश्यक कार्य है। अगर आपके जो माता पिता हैं उन्होंने जो है कि विवाह किया और समाज स्वीकृत तरीके से विवाह किया और लैंगिक व्यवस्था को आगे किया, और हमारा और आपका जन्म हुआ, हमें और जो है कि हमारे माता पिता इस दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता हैं, तो उन्होंने लैंगिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। हमारा भी यह दायित्व है कि कल को आप जो विवाह कर चुके हैं, अच्छी बात है, जो विवाह करेंगे आगे, तो समाज स्वीकृत तरीके से विवाह करते हुए संतान उत्पत्ति करना भी एक परिवार का एक आवश्यक कार्य है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे, तो चाहे तो वो लैंगिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात हो, चाहे वो शैक्षिक व्यवस्था की बात हो, तो ये 3 क्या हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये 3 जो है ध्यान रखना परिवार के एक आवश्यक कार्य हो सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरा पूरा टॉपिक आपको अगर समझ में आया भैया तो एक बार मुझे बताएंगे। हाँ अनुपम सर, यहाँ पर बहुत डिटेल में एकदम से अच्छे तरीके से मैं आपको चीजों के बारे में यहाँ पर बता रहा हूं, एकदम बढ़िया तरीके से। तो एजुकेशन सिस्टम भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, जेंडर इक्वलिटी मतलब वो भी इस तरह की चीजों के अंतर्गत आ जाएगी। एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ फैमिली, यहां पर मैंने कुछ चीजों को लगा के रखा है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, हमें समझ में आया कि हाँ सर एकदम ये परफेक्टली बहुत बेहतर तरीके से हर एक चीज यहां पर हमारी समझ में आ चुकी है। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। अब अनावश्यक कार्य क्या हो सकते हैं परिवार के, ध्यान रखना। अनावश्यक कार्य तो जितने, जैसे मनोरंजन के सभी साधनों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब जितने भी साधन हो सकते हैं, बढ़िया एकदम लैपटॉप होना चाहिए, बढ़िया हेडफोन हो, गेमिंग हो, घड़ी हो, पेन हो, वीआईपी एकदम बढ़िया मोबाइल हो, मनोरंजन के आधुनिक साधन होने चाहिए, है ना। तो मनोरंजन के जितने भी आधुनिक साधन हो सकते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी ना भैया आपके पिताजी का जो उत्तरदायित्व था, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी ने क्या आपने मेरे लिए किया, तो किया ही क्या, आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे महोदय, उन्होंने आपको 2 कमरे के एक परिवार में भी जन्म दे दिया, आपको कपड़ा दिया पहनने को, आपको रोटी दी खाने को, यही जो परिवार का एक आवश्यक काम यही था, यही परिवार का एक आवश्यक काम है। अब आप कितने आप योग्य हैं, चीजों को करिए, आगे बढ़ाइए, अपने आपके मनोरंजन के जितने भी आधुनिक से आधुनिक साधन हो सकते हैं आप उनको प्राप्त करिए। आप उनको लेकर के अपने माता पिता से कैसे कह सकते हैं नहीं, ये नहीं है। तो ये परिवार के अनावश्यक काम है। ठीक है, तो अब तक मुझे लगता है हम परिवार के बारे में बहुत सारी चीजों को समझ चुके हैं। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा परिवार के प्रकार। क्या है भैया, वो है हमारा परिवार के प्रकार, जिसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। परिवार के कितने प्रकार होते हैं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, बड़ी प्रसन्नता के रूप में पोज में फोटो अपना खिंचवा रहे हैं। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो। यह जब फोटो है यह किससे परिवार का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एकल परिवार का एग्जाम्पल हो जाएगा। फोटो में भी दिखाया जा रहा है, यह एकल परिवार का एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंगल फैमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या होती है सिंगल फैमिली, इनके बारे में ढंग से यहाँ पे समझेंगे। परिवार 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। परिवार कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो परिवार ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है जिसको हम कहते हैं एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं भैया, एकल परिवार, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली।
दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसको हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। क्या कहते हैं भैया? संयुक्त परिवार, जिसको हम कहते हैं भैया ज्वाइंट फैमिली। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना भैया, जिसमें माता पिता या जिसको आप कह सकते हो पति पत्नी और उनका अविवाहित बच्चे, याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अविवाहित बच्चे। अगर मैरिज, विवाहित बच्चे अगर परिवार में होंगे तो फिर वो एकल परिवार नहीं होगा, सिंगल फैमिली जिसको कहते हैं। एकल परिवार जिसको कह रहे हैं, ध्यान रखना, जिसमें माता पिता हो जिनको पति पत्नी कह रहे हैं और उनका अविवाहित बच्चा होगा तो वो एकल परिवार कहलाए। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है, आप यहां पे देखिए दादाजी बैठे हैं, यहाँ पे देखिए दादी जी बैठी है निश्चित तौर पे, यहाँ पे ताऊ हो सकते हैं, यानी जो ताया जी बोलते हैं आप, यानी पिताजी के बड़े, या कुछ और चाचा ताऊ हो सकते हैं, पीछे आपके माता पिता हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे भी दिखाए जा रहे हैं। ये संयुक्त परिवार है जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ, बुआ इत्यादि और नाती नातिन जिनको कहते हैं, वो सब लोग जो रह रहे हैं वो क्या भैया, वो संयुक्त परिवार है। गांव में कैसा परिवार देखने को मिलता है, संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। शहरों में ज्यादातर कैसा परिवार देखने को मिल रहा है, एकल परिवार देखने को मिल रहा है। अब दोनों के बारे में समझेंगे, एकल परिवार बेहतर है या फिर भैया संयुक्त परिवार बेहतर है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, याद रख लीजिएगा। बात क्लियर भैया? तो आज के, मुझे लगता है आज के छोटे सत्र में, आज के छोटे से वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है। उसके बाद हम लोग अब इसके अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा परिवार के इनके प्रकार के बारे में, एकल परिवार के गुण और दोष, संयुक्त परिवार के गुण और दोष दोनों के बारे में बात करेंगे। प्लस इससे आए हुए प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो में। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इससे कितने प्रश्न आए हुए हैं और कितने प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्नों के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये बात आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज कमेंट जरूर करें और अपना, और जो है कि मुझे बताएं सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फीडबैक जरूर दें सेशन को लेके।